कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। तो पिछले वीडियो में हमने भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में पढ़ा था, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। तो जो अगला एक्ट है वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 या शासन की जगह पर अगर परिषद लिखा हो तो भी कोई समस्या का विषय नहीं है। भारत परिषद अधिनियम 1935 ये क्यों आया, इसके पीछे पहले आपको एक बार हमें पुराने वीडियो पर जाना होगा। पुराने वीडियो का मतलब है कि हम 1919 में क्या पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर वो नहीं पता तो ये एक्ट समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा हम लोग पुराने वाले एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 या जैसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। क्या है उस एक्ट में, आपको याद होगा। उस एक्ट में पहली बार कहा गया था कि प्रांतों में द्वैध शासन होगा। प्रांतों में द्वैध शासन होगा। तो ये एक ऐसी लाइन थी जो कहीं ना कहीं बहुत समस्या का विषय बन गई। समस्या का विषय ऐसे बन गई कि द्वैध शासन में जो विषय भारतीयों को दिए गए, इसमें साफ साफ बताया गया कि अब प्रांतों में दो तरह से शासन चलेगा, मतलब गवर्नर और उसकी परिषद का और गवर्नर और उसकी मंत्रिमंडल का। गवर्नर और उसकी परिषद में वो लोग हुआ करते थे जो कहीं ना कहीं सभी के सभी इंग्लैंड द्वारा चुने जाते थे। जबकि बात करें गवर्नर और उसकी मंत्रिमंडल का, तो मंत्रिमंडल में वे व्यक्ति हुआ करते थे जो भारतीयों द्वारा चुने जाते थे। अब द्वैध शासन में भारतीयों के चुने गए लोग गए तो हैं और मंत्रिमंडल का सदस्य तो बन गए, लेकिन उसका दिक्कत ये थी कि उन्हें जो विषय दिए गए वो बहुत ही कमजोर थे। अब कमजोर विषयों पर अगर हम शासन बनाएं या नियम बनाएं तो उससे असर भी क्या पड़ना है भारतीयों की जिंदगी पर। दूसरा, वो विषय कमजोर होने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत पैदा कर रहे थे कि उन विषयों पर कानून बनाने के लिए हमें गवर्नर पर डिपेंड रहना पड़ता था। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको ले लूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को इस्पात उद्योग दे दिया जाए। इस्पात उद्योग दे दिया जाए कि भाई लोहे का या धातुओं से संबंधित सारा विभाग आपका, लेकिन उस व्यक्ति को डिपेंड रहना पड़ेगा उस व्यक्ति के ऊपर जो खनन करवा रहा है, यानी कि मिट्टी खुदवा रहा है, क्योंकि लोहा निकलेगा कहाँ से। मेरी बात को आपको समझना होगा। जैसे कि मैं आपको एक कपड़े की फैक्ट्री खोलकर दे दूं, लेकिन आपके पास मंत्रालय तो स्वतंत्र मिल गया कि कपड़ा के संबंधित हमें सभी काम करेंगे, कपड़ा हम सिलकर बेचेंगे, लेकिन आपको डिपेंड रहना होगा उस किसान के ऊपर जो उस कपड़े के लिए आवश्यक वस्तुएं पैदा कर रहा है, जैसे हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह से जो भारतीयों को विषय दिए गए थे वो बहुत ही कमजोर हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर भारतीयों में बहुत खिन्नता आ गई। तो भारतीयों ने कहा कि आपने एक तरह से शासन तो दे दिया है लेकिन हमें कुछ मिला नहीं। मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि ऐसा सवेरा कहा गया जिसका सूर्य ही नहीं है। तो एक समस्या तो ये पैदा हुई। तो इस वजह से कहीं ना कहीं भारतीयों में खिन्नता बढ़ती चली गई। दूसरा, विश्व युद्ध खत्म हुआ। भारतीयों को उम्मीद थी कि अंग्रेज हमें बहुत कुछ देंगे। गांधी जी ने तो भर्ती भी किए थे लोगों को, पर अंग्रेजों ने उस मांग को भी नहीं माना। परिणाम ये हुआ कि गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन 1920 में, सफल नहीं हुआ। 1922 में बंद करना पड़ा। घटना आपको पता है, बंद करने का कारण आपको पता है, नहीं पता है तो आधुनिक भारत में हम इस पर चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हम आधुनिक भारत नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। तो भारत के संविधान पर बात करेंगे। तो गांधी जी ने तो डिनाई कर दिया, भाई नहीं होंगे, हमें कोई मतलब नहीं है आपके इस कानून से, हम इसको स्वीकार नहीं करते।
और गांधी जी ने तो यहां तक भी कह दिया कि आगे आने वाले किसी भी चुनाव में कांग्रेस भाग नहीं लेगी। साफ साफ मना कर दिया गांधी जी ने कि अब जो अंग्रेज चुनाव करवाएंगे उसमें कांग्रेस भाग नहीं लेगी, तुम्हें जो ठीक लगे सो करो, कुआं में गिरो। सीधी सी बात समझा दूं आपको। और जो गांधी जी और काम थे, चरखा चलाना, सूत काटना, उन कामों में अलग अलग कामों में लग गए कि उन्होंने कहा कि ये काम करना ज़्यादा बेहतर है। इसी वक्त में एक नई पार्टी का गठन होता है स्वराज्य पार्टी के नाम से। स्वराज्य पार्टी बेसिकली जो उपज है वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के दिमाग की उपज है। उन दोनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, स्वराज्य पार्टी। और स्वराज्य पार्टी ने कहा कि ठीक है, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती तो ना लड़े, चुनाव हम लड़ेंगे। तो उसके पीछे पूछा गया कि भाई जब गांधी जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ना चाहती, तो ये आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है चुनाव लड़ने का, भाई आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, भले ही भारतीयों को कमजोर विषय दिए गए हैं, भले ही भारतीयों को कमजोर विषय दिए गए हैं, लेकिन हम चुनाव इसलिए लड़ेंगे कि हम अंग्रेजों के साथ संसद में बैठेंगे, जब वो किसी विषय पर कानून बनाएंगे तो अंदर से हम उसका विरोध करेंगे संसद में बैठकर। तो इस बात को लेकर स्वराज्य पार्टी चुनाव में शामिल होती है। 10 वर्षीय समीक्षा की जानी थी, पहले ही कहा गया था कि 1919 के बाद 10 साल बाद हम 1919 एक्ट की समीक्षा करेंगे कि इसने भारतीयों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला। इस बात की समीक्षा के लिए एक गठन बनाया गया। तो 1929 में आपके यहाँ पर कोई ना कोई काम होना था, लेकिन 1928 में ही, एक साल पहले ही, एक साइमन कमीशन भारत आता है। क्या आता है? साइमन कमीशन भारत आता है। साइमन कमीशन का भारी विरोध किया जाता है। विरोध करने का कारण पता है? सभी अंग्रेज थे। भारतीयों ने कहा कि जब साइमन कमीशन में सभी भारतीय हैं, वो सभी अंग्रेज हैं, तो वो इस बात को कैसे पता कर सकते हैं कि भारतीयों पर 1919 के एक्ट का क्या प्रभाव पड़ा। वो पिछली वीडियो में एक जगह पे 1905 बोल गया था, और उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, वो जवान है, फिसल जाती है, चमड़े की है ना। तो 1919 के एक्ट का भारतीयों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, या इसने कितना सुधार किया, ये अंग्रेज कैसे बता सकते हैं? हमसे पूछो, हम भारतीय हैं, हमसे तो एक बार कम से कम सलाह ले ली होती। तो साइमन कमीशन में सभी के सभी अंग्रेज थे, और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया, और बहुत ज़्यादा विरोध होने के कारण साइमन कमीशन चला गया। 2 बार आया था, चला गया। तो जब साइमन कमीशन असफल हुआ, तो इंग्लैंड की जो ब्रिटेन की संसद है, उसने भारतीयों से कहा कि आप एक काम करो, आपको स्वीकार तो है नहीं साइमन कमीशन, आपको ये लगता है ना कि साइमन कमीशन ने आपके लिए जो फैसले लिए होंगे, जो रिपोर्ट बनाई होगी, वो सही नहीं बनाई होगी, तो आप एक काम करो, आप अपनी रिपोर्ट बनाकर हमें दे दो, अपनी रिपोर्ट बनाओ और हमें दे दो। तो इस बात के लिए एक नेहरू कमेटी बनाई गई। कौन सी? नेहरू कमेटी बनाई गई, जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बनाई गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इसी के साथ जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी एक 14 सूत्रीय मांग को पेश किया। अब 2 पार्टियां अलग अलग मांग पेश कर रही हैं, 2 पार्टियां अलग अलग मांग पेश कर रही हैं। इससे एक बात साबित हो गई कि भारतीय ही आपस में किसी बात को लेकर सहमत नहीं है। भारतीयों की जो फूट है वो आपस में दिखाई दे गई, क्योंकि कांग्रेस जो ब्रिटेन है उसकी संसद ने 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करवाया। किसका? 3 गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन करवाए। और उसमें कहा गया कि आपको अगर साइमन कमीशन पसंद नहीं है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पसंद नहीं है, तो आप आइए, हमारे साथ बैठिए और चर्चा कीजिए। आपकी समस्या तो यही है ना कि इसमें सारे के सारे अंग्रेज हैं और आपको इससे ऐतराज है। तो बताइए भैया, इस रिपोर्ट में क्या कमी है, आप अपनी सलाह दीजिए। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में आपस में ना तो कांग्रेस में बनी, और ना ही आपके जो जनता है वो सहमत हो पाई, और ना ही आपका मुस्लिम लीग सहमत हो पाई। तो इस कहीं ना कहीं भारतीयों की जो फूट है आपस में लड़ने की बात है, वो पूरे विश्वव्यापी उजागर हो गई। या ये कहो कि ब्रिटेन की संसद की ये चाल थी
कि कैसे भी करके दुनिया को ये दिखा दें कि देखो हम तो भारतीयों के बारे में सोच रहे हैं, ये ही हैं जो खुद का भला नहीं चाहते। परिणाम ये हुआ कि भारतीयों की छवि पूरी दुनिया में बेकार हो गई, क्योंकि ये आपस में ही लड़ रहे थे, किसी एक बात को लेकर सहमत ही नहीं हो पा रहे थे। और बात करें अगर थोड़ी सी, कांग्रेस ने 1919 में, कांग्रेस ने 1919 तक, मैं नहीं 1919 तक कहो चलो, कभी भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं की, कभी भी पूर्ण स्वराज की बात नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि हम पूरी तरह से आज़ादी चाहते हैं। वो कहते थे कि हम आज़ादी तो चाहते हैं कि शासन तो हमारा हो, पर वो अंग्रेजों के अधीन हो, यानी कि औपनिवेशिक रूप में हो, जैसे उस वक्त ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था या कनाडा हुआ करता था, उस तरह से हम इस तरह से आज़ादी चाहते हैं कि हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन बना रहा है, लेकिन अपने फैसले हम खुद ही लें। जैसे आप घर में पढ़ाई वगैरह करते हो, पापा का कंट्रोल आपके ऊपर रहता है, पापा पूछते देखते नहीं है, लेकिन देख रेख रखते हैं सब कुछ, लेकिन पढ़ाई के फैसले तो आप ही को लेने, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ठीक है। वो पिटाई मिटाई लग जाए वो अलग बात है। तो इस तरह से शासन चाहते थे, लेकिन वो भगत सिंह जैसे लोग पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर बैठे, और उस वजह से कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार, कहाँ, रावी नदी के किनारे पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी। उससे भी कहीं ना कहीं खिन्नता आ गई। तो बहुत सारे कारण हैं 1919 के एक्ट के बाद, 1919 के एक्ट के बाद, जिसका परिणाम ये होता है कि हम एक 1935 का भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम देखते हैं। ये भी याद रखना कि ये ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किया जाने वाला एक आखिरी एक्ट है, क्योंकि इसके बाद अंग्रेजों ने कोई भी एक्ट पारित नहीं किया और 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। इस एक्ट को सबसे बड़ा एक्ट कहा जाता है, क्योंकि जितने संशोधन इस एक्ट में किए गए उतने किसी में नहीं किए गए, या ये कहें कि ये अपने आप में एक छोटा संविधान था, मिनी संविधान था, ये भी कहा जा सकता है। सबसे बड़ा एक्ट था अंग्रेजों द्वारा लाया गया, और सबसे आखिरी एक्ट भी है अंग्रेजों द्वारा लाया गया। तो चलें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या है और क्या नहीं है। थोड़ा सा चाहिए, अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और नोट्स बनाते रहो, पेन पेंसिल लेके बैठा करो, अच्छा लगेगा, क्योंकि जानकारियां बहुत ढूंढ ढूंढ के लाया हूं आपके लिए। बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में, जरा पढ़ते हैं कारण। मैंने अभी आपको बताया 1919 के अधिनियम से असंतुष्टि है। असंतुष्टि वही है कि कहीं ना कहीं भारत के लोग जो चाहते थे वो भारतीयों को नहीं मिल पाया, मुस्लिम लीग भी जो चाहती थी उसको नहीं मिल पाया। तो बहुत सारी समस्याएं हैं 1919 के एक्ट के बाद। दूसरा, द्वैध शासन में बहुत कमजोर ही विषय भारतीयों को दिए गए थे। मैंने आपको अभी बताया कि भारतीयों को जो विषय दिए गए थे वो इतने कमजोर थे, या कमजोर कहो या ऐसे कहो कि जो भारतीयों के जीवन को सुधार नहीं सकते थे। अब कपड़ा मंत्रालय देके क्या कर लोगे तुम किसी को, है ना? अगर देना तो रक्षा मंत्रालय दे दो, पुलिस विभाग दे दो, वित्त विभाग दे दो, गृह मंत्रालय दे दो, पर ऐसे एक्ट नहीं दिए गए। साइमन कमीशन रिपोर्ट का विरोध, साइमन कमीशन का मैंने बताया, रिपोर्ट का विरोध का कारण वही है कि भारत में जो भी साइमन कमीशन आया था उसके सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। और केवल इसी वजह से, या ये कहो कि भारतीयों में आपस में सुलह नहीं हो पाई कि करना क्या है। अगर खुद की एक रिपोर्ट तैयार होती तो शायद उसे अंग्रेज मान भी लेते, पर यहीं से दो दो तीन तीन रिपोर्टें जा रही हैं तो दिक्कत होने लगी। नेहरू रिपोर्ट अस्वीकृत हो गई। देखो मैंने अभी आपसे कहा कि जब साइमन कमीशन के बाद कांग्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट भेजी जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हो, और मुस्लिम ने, वो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक 14 सूत्रीय मांग करी, तो उसका परिणाम ये होता है कि वो कहते हैं जब तुम दोनों मिलके एक एक रिपोर्ट लेके आ रहे हो, हम किसको माने, हम तुम दोनों की ही रिपोर्ट अस्वीकृत कर देते हैं, और आपको अब तो मजबूरी में साइमन कमीशन की रिपोर्ट को ही मानना पड़ेगा। एक टेबल बैठा के साइन करवा लिए। साइन इसलिए करवा लिए क्योंकि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, वहां पर बैठा के साइन करवा लिए थे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, ठीक है। स्वराज्य दल की भूमिका मैंने अभी आपको बताया कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक स्वराज्य पार्टी बना ली, और उसका उद्देश्य यही था कि भारतीयों के लिए एक ऐसी सरकार बनाई जाए जिसमें भारतीयों के हक की बात हो, और वो चुनाव में भाग लेने के लिए तैयार भी थे, ठीक है बेटा। तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल हुए। असफलता का मैंने अभी आपको कारण बता दिया थोड़ी देर पहले कि असफलता का मुख्य कारण यही था कि सहमति नहीं बन पा रही थी भारतीयों में आपस में, किरकिरी और करवा दी पूरी दुनिया में। मैंने आपको कहा कि अंग्रेज बहुत चतुर थे और भारतीयों में एकता कभी हो ही नहीं पाई। वर्तमान समय में ले लीजिए, भारतीयों में एकता है ही नहीं,
किसी एक विषय पर भारत के लोग कभी एक हो ही नहीं पाते। आप कुछ अच्छा काम करने निकलिए, उसके विरोध में भी आपको 10 लोग मिल जाएंगे। या ये मैं कहूँ कि आप कोई अच्छी बात करके देखिए, लोग आपकी बात सुनेंगे जरूर, इसलिए नहीं कि वो उनको अच्छी लग रही है, इसलिए कि उन्हें उसका तुरंत जवाब देना है, उसका क्रॉस क्वेश्चन करना है, इसलिए जरूर सुनेंगे वो आपकी बात को। राष्ट्रीय आंदोलन अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन आपको एक तो 1920 में, एक 1930 में, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप 2 आंदोलन देख चुके हो। उनका परिणाम यह है कि भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का विकास हो गया। शहीद भगत सिंह जैसे लोग शहीद हो चुके हैं यहाँ तक 1935 से पहले। तो परिणाम ये हुआ कि भारतीयों में आक्रोश बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा राष्ट्रीयता की मांग थी। आंदोलन दिन प्रतिदिन हो रहे हैं और अंग्रेजों की थोड़ी सी हालत भी खराब होने लगी है अब, क्योंकि कहीं ना कहीं विदेशों का भी उनके ऊपर दबाव है। तो परिणाम यह होता है कि 1935 में भारत शासन अधिनियम नाम से एक नया एक्ट लाया जाता है, जो भारतीयों के लिए कुछ नई व्यवस्थाएं लेके आएगा और अंग्रेजों द्वारा लाया गया आखिरी एक्ट कहलाएगा। तो क्या क्या किया गया जरा पढ़ते हैं उसके बारे में। देखो, मैं पूरा डिटेल में समझाता हूं आपको, इसको जितना मैक्सिमम समझा सकता हूं, क्योंकि अगर आधुनिक भारत में मैं गया तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। आधुनिक भारत में अगर इसको पढ़ा जाए तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सारी रिपोर्टें बतानी पड़ेंगी, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। पर हम संविधान पढ़ रहे हैं तो आधुनिक भारत की बात नहीं करेंगे, केवल संविधान की बात करेंगे। ब्रिटिश इतिहास का सबसे बड़ा एक्ट और सबसे जटिल एक्ट है। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 10 अनुसूचियां थी। सबसे बड़ा एक्ट, सबसे बड़ा एक्ट। आज भारत की बात करें तो भाई भारत के संविधान में करीब करीब 12 अनुसूचियां हो चुकी हैं, 24 भाग हो चुके हैं, 25 और 300 जब बन के तैयार हुआ तो 95 थे, आज तो 470 474 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो ये तो बढ़ते रहते हैं, एक्ट नहीं बढ़ते, उनके सब्स्टिट्यूट बढ़ जाते हैं, जैसे 21A 21B करके बढ़ जाते हैं, इस तरह से बढ़ते रहते हैं। ठीक है। भारतीय संघ में ब्रिटिश प्रांत शामिल किए गए, जबकि देशी रियासतों को वैकल्पिक शर्त दी गई। इसको थोड़ा समझते हैं जरा एक बार। जब बात करें कि पहली बार इस एक्ट में बात होती है कि संघ बनाने की, इसकी बात होती है संघ बनाने की। जैसे भारत राज्यों का एक संघ है, वर्तमान में कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यही कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों के संघ का मतलब यह है कि उन्होंने कहा इस एक्ट में पहली बार कि हम पूरे भारत को एक संघ के रूप में देखेंगे, पूरे भारत को एक संघ के रूप में देखेंगे। तो इस संघ में क्या क्या शामिल किया गया, इस संघ में क्या क्या शामिल किया गया? इस संघ में शामिल किए गए सबसे पहले ब्रिटिश प्रांत। क्या शामिल किए गए? ब्रिटिश प्रांत। तो आपको समझनी चाहिए उस वक्त 11 ब्रिटिश प्रांत थे। ये प्रांत क्या होते हैं? ये प्रांत वो थे जिन पर अंग्रेजों का सीधे शासन था, अंग्रेजों का सीधे शासन था। जैसे आप बंगाल को ले लीजिए, बंबई को ले लीजिए, ऐसे राज्य जहां सीधे अंग्रेज शासन कर रहे थे, या ये कहें कि गवर्नर जनरल सीधे शासन करता था, वो ब्रिटिश प्रांत कहलाते थे। तो उस वक्त भारत में 11 ब्रिटिश प्रांत थे। इसके अलावा बात करें चीफ कमिश्नरी, तो ये चीफ कमिश्नरी क्या होता है? मैं कहूं कि 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे उस वक्त, 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। तो चीफ कमिश्नरी प्रांत होता क्या है, पहले तो ये समझना चाहिए। जैसे आज हम बात करें, भारत में केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। क्या होते हैं? केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है? राज्यपाल नहीं होता है, वहां पर उपराज्यपाल होता है, यानी कि राष्ट्रपति के सीधे अधीन होते हैं वो, राष्ट्रपति के सीधे अधीन होते हैं, और वहां पर राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल होता है। इसी तरह से उस वक्त भारत में 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। जैसे आप संविधान में पढ़ेंगे तो 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी प्रांत से भी लिए गए थे संविधान सभा में। इसके अलावा बात करें देशी रियासत की, देशी रियासत, देशी रियासत क्या थी? देशी रियासत वे राज्य थे जहां पर राजाओं का शासन हुआ करता था, जहां पर राजाओं का शासन हुआ करता था, यानी कि वहां के आज भी राजा ही मालिक हुआ करते थे। गवर्नर और जनता के बीच में राजा एक मुख्य आधार की भूमिका निभाते थे, यानी कि मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे। तो उस वक्त देश में करीब करीब 600 के आसपास, 562 570 के आसपास देशी रियासतें हुआ करती थी। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत को एक संघ बनाएंगे, भारत को एक संघ बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है।
शर्त क्या रखी? उन्होंने शर्त रखी कि अगर आधी से ज्यादा देसी रियासतें शामिल हो जाएं, किसमें? संघ में। आधी से ज्यादा देसी रियासतें संघ में शामिल हो जाएं, आधी से ज्यादा देसी रियासतें संघ में शामिल हो जाएं तो ही हम भारत को संघ बनाएंगे। तो फिर से बात समझिए, अंग्रेजों के ये राज्य तो अंग्रेजों के अधीन पहले से ही है और ये भी पहले से ही अधीन है, तो कुल मिला के ये वो क्षेत्र है जिस पर अंग्रेजों का शासन पहले से ही पूरा है। अंग्रेजों का पहले से ही पूरा शासन है, लेकिन वो ये चाहते थे कि ये देसी रियासतें हैं ना, करीब करीब 600 के आसपास, इनमें से अगर आधे से ज्यादा रियासतें संघ में शामिल हो जाएं, संघ में शामिल होने का मतलब है कि अपने आप को राजा मानने से इनकार कर दें और ये कह दें कि हम अपने राज्य को स्वेच्छा से अंग्रेजों के अधीन करते हैं, इसका मतलब ये निकलता है। तो अगर ऐसा कर देती हैं तो हम भारत को संघ बना देंगे, लेकिन इस मांग को देसी रियासतों ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि हम कम प्रतिनिधित्व देंगे, हम देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या से ज्यादा प्रतिनिधित्व देंगे। बात तो समझना। उसके बावजूद देसी रियासतों ने मना कर दिया कि नहीं भाई, क्यों दे दें हम अपना राज्य तुम्हें, हम अच्छे खासे राजा हैं, तुम्हें राज्य दे दें, हम कुछ भी नहीं बचेंगे, ना घर के ना घाट के। समझ रहे हो बात को? तो देसी रियासतों ने इस बात को टोटली डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि नहीं भाई, हमें मंजूर नहीं है, और इस कारण संघ बनाने की योजना भारत की, ये अंग्रेजों की थी 1935 में, वो असफल हो गई। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों का एकीकरण करवाया है बाद में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। प्रांतों में, ये वैकल्पिक शब्द का मतलब बताया आपको, इनको वैकल्पिक शब्द दीजिए, आप शामिल होना चाहो चाहे नहीं होना चाहो। अगर शामिल होगे तो ही संघ बनाएंगे, अगर शामिल नहीं होगे तो संघ नहीं बनाएंगे। उनको व्यवस्था उनके ऊपर छोड़ दिया गया, आपकी स्वेच्छा है, आपकी इच्छा है शामिल होना है कि नहीं होना, उन्होंने मना कर दिया। प्रांतों में अभी आपने पढ़ा था कि 1921 में प्रांतों में द्वैध शासन हुआ करता था। द्वैध शासन को मैं बता चुका हूं। तो उन्होंने क्या किया, प्रांतों के द्वैध शासन को खत्म कर दिया, प्रांतों के द्वैध शासन को खत्म कर दिया, जबकि केंद्र में द्वैध शासन ले आए। प्रांतों के द्वैध शासन को खत्म कर दिया, जबकि केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया। अब जो केंद्र में द्वैध शासन किया है, केंद्र में जो द्वैध शासन किया है उसको भी अलग तरीके से किया है। उसको इस तरह से किया है कि गवर्नर तो दोनों जगह पर है, पर यहां पर गवर्नर के साथ उसकी परिषद है। गवर्नर के साथ कौन है? उसकी परिषद है। जबकि यहां पर गवर्नर के साथ उसकी क्या है? मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल है। तो यहां पर जो विषय थे, यहां पर विषय थे जो सारे के सारे वो मजबूत विषय हुआ करते थे। मजबूत विषय मतलब समझो कि ऐसे विषय जो बहुत ज्यादा लोक महत्व के, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। और यहां पर जो विषय हुआ करते थे वे हस्तांतरित हुआ करते थे। हस्तांतरित मतलब कमजोर विषय हुआ करते थे, जो मैंने आपको बताया। तो कहीं ना कहीं जैसे राष्ट्रपति की स्थिति है वैसे ही कर दिया गया, लेकिन प्रांतों से हटा के केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। तो क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि पहली बार केंद्र में द्वैध शासन किस एक्ट के द्वारा लाया गया? वो 1935 के एक्ट के द्वारा लाया गया। और बात करें जो प्रांत है, जो प्रांत है, प्रांतों में स्वायत्त शासन। प्रांतों में स्वायत्त शासन का मतलब है कि प्रांतों में गवर्नर तो होगा, पर वहां का शासन वहीं के लोग चलाएंगे। प्रांतों में गवर्नर तो होगा, पर वहां का शासन वहीं के लोग चलाएंगे। जैसे हम बात करें, हाँ अपने अभी राज्य की बात करें कि हमारे यहाँ राज्यपाल होता है, लेकिन राज्यपाल मुख्यमंत्री पर कितना प्रभाव डाल सकता है? कुछ भी नहीं। कौन सा ज्यादा शासन पूरा का पूरा मुख्यमंत्री चलाता है, लेकिन राज्यपाल तो होता है ना। इसी तरह से गवर्नर तो रहेगा,
ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा, शासन तुम ही चलाओगे, पर गवर्नर होगा। तो स्वायत्त शासन का मतलब यही है कि गवर्नर का हस्तक्षेप अब ना के बराबर होगा राज्यों के शासन में। ठीक है, पहले हम जानते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली बार कि केंद्र में 2 सदन बनाए गए थे, लोकसभा और राज्यसभा। अब इसी तरह से राज्यों को भी ऑप्शन में रख दिया गया कि जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल कितने प्रांत थे, मैंने आपको भी बताया कि टोटल 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 11 प्रांत। पहले केवल केंद्र में 2 सदन हुआ करते थे, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अब क्या किया कि इन 11 प्रांतों में से 6 प्रांत ऐसे थे, 6 प्रांत ऐसे थे जहां पर द्विसदन की प्रणाली अपनाई गई। 6 सदन, जैसे आज बात करते हैं, जैसे बात करें यहां पर 2 सदन कौन कौन से थे? विधान परिषद, विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा तो आज भी तो अपने यहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा होती है, लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती। हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती, लेकिन विधानसभा हर राज्य में होती है। तो वर्तमान समय आपको याद होगा 6 राज्यों में विधान परिषद है कि 7 में हो गई है, ये आप कंफर्म कर लेना एक बार के लिए। जब मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको भारत का संविधान पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं कि उस वक्त 6 में से 11 में से 6 में विधान परिषद और विधानसभा दोनों थी, जबकि 5 राज्यों में केवल विधान परिषद थी, विधानसभा थी। 5 राज्यों में केवल विधानसभा थी, बल्कि 6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हुआ करती थी। कौन कौन से राज्य थे, जरा उस पर नजर मार लेते हैं। तो जो 6 राज्य हैं जिनमें विधान परिषद भी है, एक तो आपका हो गया बंगाल, एक हो गया आपका बंबई, एक हो गया आपका मद्रास, एक हो गया आपका संयुक्त प्रांत। अब ये संयुक्त प्रांत क्या है सर? तो संयुक्त प्रांत की अगर बात करें तो आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। संयुक्त प्रांत की अगर बात कर रहे हैं तो आज का उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों मिलाकर एक हुआ करता था संयुक्त प्रांत। इसके अलावा और बात कर लें तो बंगाल के बगल से ही असम हुआ करता था, और हुआ करता था बिहार। तो ये 6 राज्य उस वक्त, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस वक्त 6 ऐसे राज्य थे जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों थी, जबकि 5 प्रांत ऐसे थे जिनके पास केवल विधानसभा हुआ करती थी, विधान परिषद नहीं हुआ करती थी। आज भी नहीं है सबके पास, आज भी सभी राज्यों के पास विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है बेटा, फिर से आगे बात करते हैं जरा एक बार। संघ शासन व्यवस्था मैंने आपको बताया, संघ शासन व्यवस्था मैंने आपको बताई, पूरी की पूरी समझाई कि उन्होंने कहा कि संघ बनाएंगे, राज्यों को, वो देशी राष्ट्रों को कह दिया गया कि आपकी इच्छा है शामिल होना या नहीं होना। शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। शक्तियों का बंटवारा इस तरह से कर दिया गया कि राज्यों को अलग शक्तियां दे दी गई, केंद्र को अलग शक्तियां दे दी गई। इसके अलावा जैसे अभी आपको बात करें, जैसे 3 तरह की शक्तियां होती हैं, 3 तरह की सूची होती है। एक होती है राज्य सूची, सबसे ऊपर होती है केंद्र सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची। क्या होती है? समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची क्या होती है? केंद्र सूची एक ऐसी सूची है जिसमें जो कानून होते हैं उन पर कानून हमेशा, जिसमें जो विषय होते हैं उस पर कानून हमेशा केंद्र बनाता है। जैसे आर्मी ले लो, आर्मी पर कानून कौन बनाता है? हमारी केंद्र की संसद बनाती है। आर्मी है, एयरफोर्स है, विदेश मंत्रालय है, दूतावास है। बात समझ रहे हो? देश की रक्षा हो गई, देश की सीमाएं हो गई, देश की न्याय व्यवस्था हो गई, देश की न्याय व्यवस्था हो गई। इस पर कानून कौन बनाता है? इस पर कानून बनाता है केंद्र। तो वो केंद्र सूची के अंतर्गत आ गए। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कानून राज्य बनाता है, जिन पर कानून राज्य बनाता है। जैसे राज्य की पुलिस हो गई, पुलिस का कानून कौन बनाएगा? सब राज्य बनाएगा। राज्य की आपकी शिक्षा हो गई, राज्य के लिए स्वास्थ्य हो गया। तो इस विषय पर जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और इसके अलावा बात करें समवर्ती सूची पर, जैसे जेल है, पुलिस है, इस पर राज्य का कानून बनाता है। बात करें समवर्ती सूची पर, तो कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है।
वे समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जैसे स्वास्थ्य ले लीजिए, या आप एक तरह से पर्यावरण प्रदूषण ले लीजिए प्राकृतिक रूप से, तो इन पर कानून कौन बनाता है? दोनों बना सकते हैं भाई। केंद्र की भी जिम्मेदारी है कि आप अपने राज्य को साफ सफाई के रूप में रखिए, और राज्य की और केंद्र की दोनों की जिम्मेदारी है। तो ऐसे विषयों पर दोनों कानून बनाते हैं। तो यही काम इस एक्ट में किया गया। 1935 के एक्ट में ये कह दिया गया कि अब जो शक्तियां हैं वो 3 तरह से बांट दी जाएंगी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मैंने आपको बताया था 1919 में दो सूची बनाई गई और यहां पर लाकर 3 सूची बना दी गई। तो बेटा एक बात याद रखना कि भारत के संविधान पर अगर किसी एक्ट का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो भारत शासन अधिनियम का 1935 का पड़ा है। भारत शासन अधिनियम का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। इसके आधे से ज्यादा एक्ट 1947 के बाद हमारे भारतीय संविधान में जैसे के तैसे उठा लिए गए, उनमें कोई चेंज नहीं किया गया। सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बहुत सारे काम ऐसे किए गए जो भारत शासन अधिनियम 1935 में किए गए, जो हमारे लिए आज भी जस के तस चल रहे हैं। प्रत्यक्ष चुनाव का अधिकार दिया गया। 1919 में क्या है कि बहुत कम लोगों को चुनाव का अधिकार था और प्रत्यक्ष नहीं था। यहां पर ज्यादातर लोगों, सबको नहीं, एक बहुत दिनों से मांग उठ रही थी वयस्क मताधिकार की। उसमें कहा जा रहा था कि वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, उन सबको चुनाव का अधिकार दे दिया जाए। इस मांग को इस एक्ट के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादातर लोगों को चुनाव का अधिकार दे दिया गया। पहले विशेष लोगों को चुनाव का अधिकार था, यहाँ पर उनकी तुलना में बहुत ज़्यादा चुनाव का अधिकार है, मतलब 10% से ज़्यादा अधिकार दे दिया गया चुनाव का। तो ये एक अच्छी बात हुई इस एक्ट के द्वारा। आरबीआई की स्थापना। आरबीआई जो एक्ट आता है वो 1934 में आता है, लेकिन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसी एक्ट के द्वारा करी गई, जो 1935 में की गई। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया जाएगा, वो अलग बात है, पर 1935 में आरबीआई की स्थापना हो गई। एक मांग और उठ रही थी बहुत दिनों से, अच्छा मैं इसमें लिखना भूल गया हूं शायद में कहीं, एक कोर्ट बना दिया गया। इसमें कहीं लिखा होगा मैंने, मेरे ख्याल से, हाँ ये है, तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना। एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। देखो होता क्या है, सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के टाइप करो उनको तो भूल जाते हैं, मेरे पता तो है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना इसलिए कि भारतीयों की बहुत समय से मांग थी कि एक ऐसा न्यायालय बनाया जाए जहां अगर हमारे कोई समस्या है तो हम उसको लेके जा सकें। तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यानी कि जैसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हो, इस तरह का कोर्ट बनाया गया, इस तरह का कोर्ट बनाया गया संघीय। तो ये एक अपीलीय न्यायालय था। क्या था? अपीलीय न्यायालय था। सर अपीलीय न्यायालय क्या होता है? अपीलीय न्यायालय क्या होता है? होता क्या है कि जैसे अभी आप सुप्रीम कोर्ट को ले लो, तो अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया और आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हो, तो आप कहां जाओगे? तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो न्यायालय था, इसी तरह का एक न्यायालय हुआ करता था कि जहां पर आप अपनी किसी कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को बाद में अपील के लिए ले जा सकते थे। लेकिन भारत में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीली न्यायालय है। भारत में सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीली न्यायालय है, लेकिन ये अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। क्यों नहीं था सर? क्योंकि जो अंतिम अपीली न्यायालय था वो प्रीवी काउंसिल था। प्रीवी काउंसिल कहां पर था? वो इंग्लैंड में था। कि आखिरी अगर अपील करनी है तो वो आपको इंग्लैंड में अपील करनी पड़ेगी, वहीं पर सबसे बड़ा कोर्ट है, वहीं पर आपका फैसला होगा। तो ये अंतिम अपीली न्यायालय नहीं था, लेकिन एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जो मांग थी वो जरूर पूरी इस एक्ट के द्वारा कर दी गई। वर्मा और अदन, ये दो ऐसे भारत के हिस्से थे जिनको अलग कर दिया गया। जो आप जानते हो वर्मा, जिसको आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, ये कहीं ना कहीं जेल के रूप में, अदन के रूप में, एक जेल जिसको काला पानी कहते हैं, काला पानी की जेल के रूप में इसको एक अच्छी जगह देखी जाती थी। ज्वालामुखी पे बसा हुआ एक टापू है, जनसंख्या करीब 10 लाख के आसपास होगी करीब। तो एक था, इसको भारत से अलग कर दिया गया। भारतीयों भारत में बड़ी खिन्नता हुई। बर्मा और दो अदन, ये इन दोनों को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध, उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांत बना दिए गए। मैंने अभी आपसे कहा कि पहले 11 प्रांत हुआ करते थे। कितने? 11 प्रांत हुआ करते थे। इसके बाद 2 प्रांत और बना दिए गए। तो ये भी आपको समझना होगा। तो बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत सारे चेंजेस हैं जो कहीं ना कहीं भारत में
इस एक्ट के द्वारा किए गए। अगर इस पर चर्चा की जाए तो शायद में 1.5 या 2 घंटे चर्चा की जा सकती है, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो इतने हैं, इसको आप दिमाग में रखें। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ा, जरा इस प्रभाव पर नजर मारते हैं। इस एक्ट के बाद डोमिनियन राज्य की मांग पूर्ण नहीं हुई। डोमिनियन का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जिसको अपना शासन चलाने के लिए किसी और की परमिशन ना लेनी हो। एक ऐसा राज्य जिसको अपना शासन चलाने के लिए किसी और की परमिशन ना लेनी हो, वो डोमिनियन राज्य कहलाता है। जैसे एक बात बताओ, अगर भारत को कोई काम करना है तो क्या वो पाकिस्तान या अमेरिका से पूछने जाएगा? नहीं जाएगा ना, वो अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है ना। अगर आपको अपने घर पे सब्जी रोटी बनानी है तो पड़ोसी से पूछने जाओगे या भारत सरकार से पूछने जाओगे या गवर्नर से पूछोगे कि भैया हम क्या सब्जी बना लें? अपने घर के फैसले लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं ना। तो आप तो अगर अपना फैसला खुद ले सकते हो तो इसका मतलब आपके घर में आपका शासन है। तो भारत के लोग यही चाहते थे कि हमें एक ऐसा डोमिनियन राज्य मिल जाए जिसके फैसले सारे खुद हम लें, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि गवर्नर का हस्तक्षेप है और भारत अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। जब भारत आज़ाद होगा तब पहली बार डोमिनियन राज्य की मांग को पूरा होगा, क्योंकि जब 1945-46 में रिपोर्ट आती है, आपके लॉर्ड लुई माउंटबेटन आखिरी गवर्नर जनरल हैं, तो उस वक्त 2 डोमिनियन राज्यों की स्थापना की बात होती है, भारत और पाकिस्तान की। तो डोमिनियन राज्य की जो मांग की बात थी वो भारतीयों की पूरी नहीं हो पाई। संघीय व्यवस्था दोषपूर्ण थी। संघ, मैंने अभी आपको बताया कि संघ का मतलब था, ब्रिटेन ने कहा कि हम भारत को संघ बना देंगे, 11 प्रांतों को मिला देंगे और आपके 6 चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं उनको मिला देंगे, लेकिन बनाएंगे तब जब कम से कम आधी देशी रियासतें शामिल हो जाएं, और देशी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया और इस वजह से भारत संघ नहीं बन सका। तो वो एक बात अधूरी रह गई 1947 में, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल सभी राज्यों को भारत में मिलाएंगे। जब मैं आपको ये बताऊंगा संविधान सभा में तब हम इसको आगे पढ़ लेंगे, तो तब ये मांग पूरी हो पाएगी। 1947 तक भारत संघ नहीं बन पाया। कांग्रेस ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाए जाने की मांग करी। माफी चाहूंगा, बनाए जाने की मांग करी, क्योंकि भारतीयों की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी 1935 के एक्ट में। तो जो चाहते थे वो तो मिल ही नहीं रहा। तो परिणाम यह हुआ, कांग्रेस ने मना कर दिया और ये कहा कि अब तो हमें पूरी आज़ादी दे दो, हम अपना संविधान खुद बना लेंगे। और आप देखोगे भी आगे जाके कि भारत के आज़ाद होने से पहले ही संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया जाना प्रारंभ कर दिया जाएगा, क्योंकि संविधान सभा तो 46 में बनने लगी है संविधान सभा, तो आज़ादी कब मिली है? 47 में। तो ये बात हम आगे जाके देख लेंगे। ठीक है बेटा, भारत के सभी अधिकार ब्रिटिश सम्राट पर केंद्रित कर दिए गए। ये एक ऐसा एक्ट था जिस एक्ट ने भारत के जितने भी अधिकार हुआ करते थे, पहले गवर्नर वगैरह के पास बटे होते थे, इसने सीधे ब्रिटेन के संसद यानी कि ब्रिटेन के क्राउन के हाथ में दे दिए। अब सारे फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र हो गया कि अब भारत पर फैसला क्या होगा, भारत के लिए क्या फैसला लेना है, ये हम फैसला करेंगे। ठीक है बेटा, प्रांतीय स्वायत्तता नाम मात्र की थी। मैंने अभी आपको बताया कि प्रांतों में जो गवर्नर का हस्तक्षेप है वो बहुत ज्यादा है। प्रांतों में गवर्नर का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रांतों में राजा तो है नहीं, मैंने आपको बताया। प्रांतों में शासन किसका है? सीधे सीधे ब्रिटेन का है, ब्रिटेन की संसद का है। शासन कौन चला रहा है? गवर्नर चला रहा है। किसके माध्यम से? सचिव के माध्यम से। तो परिणाम यह था कि जो गवर्नर कहता था वही करना पड़ता था, हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, तो वहां की जनता को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे थे। ठीक है बेटा, गोलमेज असफल होने के कारण लॉर्ड लिनलिथगो जो थे उस समिति का गठन किया गया। तो जो लिनलिथगो हैं इनके द्वारा ही कहीं ना कहीं जो 1935 का एक्ट है इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया गया, बहुत ज्यादा एक्ट इनके द्वारा लाए गए। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लिनलिथगो कमेटी का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया है, किस एक्ट के परिणाम स्वरूप किया गया है, तो आपको 1935 का एक्ट लगाना है। जरा एक बार समरी याद कर लेते हैं, इसकी थोड़ी सी समरी है। क्या क्या हुआ रिवाइज कर लेते हैं एक बार। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया, जबकि केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। ठीक है बेटा, भारतीय संघ बनाने का प्रयास असफल हुआ, बता दिया मैंने आपको। केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची बनाई गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, आरबीआई की स्थापना की गई। वर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया और वो उड़ीसा और वो मैंने आपको बता दिया कि 2 नए राज्यों का, सिंध का 2 राज्यों का गठन किया गया। ठीक है बेटा,
तो आज आपके सभी एक्ट खत्म होते हैं, तो अगला वीडियो जो बनेगा वो बनेगा भारत की संविधान सभा। क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा क्योंकि एक ही एक्ट के क्वेश्चन के आप जवाब देते नहीं हो, तो हम सीधे अब भारत की संविधान सभा के ऊपर बात करेंगे। तो देखते जाओ, संविधान सभा से आपको अब समझ में और अच्छा आने लगेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो पृष्ठभूमि थी, वो रूपरेखा थी, या वो कारण थे जिसके बाद भारतीय संविधान बनना चालू हुआ, और उस पर किस एक्ट का कितना प्रभाव पड़ा वो आगे जाके हम देख लेंगे। ठीक है बेटा, तो संविधान सभा से अगला वीडियो पढ़ेंगे, तो इतनी तक मेरे साथ रहे। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ठीक है, पढ़ते रहो, खुश रहो बेटा।